गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी ने जैसा कि देखा कि प्लेटफॉर्म के पूरे 24 सेट्स को हम लोगों ने रिवाइज़ किया है और साथ ही साथ अब हम लोग चलते हैं एडिटोरिया के इस सेट पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा दल का दमन किया है। देखिए आपने कई बार इस सेट में रिवीजन में देखा होगा, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। चालीसे का दमन जो है वो किसने किया है, बलबन ने किया है ना, जिसको कहते क्या थे, तुर्कान ए चहलगानी। और इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था इल्तुतमिश ने। और ये दोनों के दोनों किस वंश के हैं शासक, गुलाम वंश के शासक हैं, ये याद रखेंगे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राक्षसी तगड़ी या तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था। तो याद रखेंगे, ऑप्शन देखते हैं, सदाशिव राय, मल्लिकार्जुन, अच्युत देव राय और वेंकट द्वितीय। तो आंसर क्या होगा, सदाशिव राय जो है वो तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक थे। और जब बात करेंगे तालीकोटा का युद्ध तो याद रखिएगा ये युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। कब हुआ था, 1565 एडी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। और उस समय जो है विजयनगर का शासक कौन थे, सदाशिव राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई। यानी इस क्वेश्चन में सीधा सीधा कह रहा है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु की को जो है फांसी लगाकर उसको जो है उनको मार दिया गया था, है ना, जहांगीर के द्वारा। तो देखिए आप लोगों ने ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड देखा होगा। आंसर क्या होगा, आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। ठीक है। और जब बात करेंगे गुरु तेग बहादुर की तो इसका आंसर क्या होगा, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किन्होंने करवाई थी। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा मिथिला कहाँ है, हम लोग को पता है बिहार में जो गंगा फ्लो होती है उसके ऊपरी भाग में क्या है आपका, मिथिला है। और आपको पूछ रहा है यही कि उस वहाँ जो कर्नाट वंश थी उसके संस्थापक किसने की थी। तो याद रखिएगा नान्यदेव, क्या नाम है उनका, नान्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम का बढ़ते हुए क्रम बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, वास्को डिगामा की दूसरी भारत यात्रा कब हुई थी। तो ये हुई थी 1501 में। ठीक है। फर्स्ट टाइम ये कब आए थे, 1498 में आए थे। क्लियर। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिएगा जो वांडीवास का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1760 ईस्वी में। कब हुआ था, 1760 में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। थर्ड है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये आप लोग को पता है कब हुआ था, ये हुआ था 1599 में, है ना। हालांकि 1600 बोला जाता है, 1599 के 31 दिसंबर को हुआ था। ठीक है। और जब बात करेंगे बेदरा का युद्ध तो ये हुआ था 1759 में। कब हुआ था, 1759 में हुआ था। तो अब आप ऑप्शन में देखेंगे आपको बोल रहा है बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो सबसे पहले 1400 यानी वास्को डिगामा 1, तो 1 आपको नज़र आ रहा होगा फोर्थ, सेकेंड और थर्ड में। फिर 1498 के बाद हम लोग आ जाएंगे 1501 में, सॉरी 1498 में नहीं है, 1498 तो लिखा था मैंने वास्को डिगामा के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन ऐसे भी 1501 है तो हमारा फर्स्ट नंबर आ गया। फिर 1599 यानी कि ब्रिटिश संस्थापक की स्थापना यानी थर्ड आ गया। देखिए दोनों में फर्स्ट और थर्ड है। थर्ड नंबर आपका आ गया 1759, बेदरा का निर्णायक युद्ध यानी कि फोर्थ नंबर। तो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी सही होगा। क्लियर। वापस से इसके टाइमिंग को एक बार बता दूं, वास्को डिगामा का पहली बार आया था 1498 में, दूसरी बार है 1501 में। फिर वांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है 31 जनवरी 1599 में, और सॉरी 31 दिसंबर 1599 में। और बेदरा का निर्णायक युद्ध कब हुआ है, 1759 में। अच्छा मेरे पास एक क्वेश्चन भी है कि बेदरा का युद्ध जो था वो किसके किसके बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा बेदरा का युद्ध हुआ था इंग्लैंड या इंग्लिश कह ले देते हैं या इंग्लैंड ही लिख देते हैं, इंग्लैंड प्लस डच के बीच में हुआ था। किसके बीच में, इंग्लैंड और डच के बीच में। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन सा है, अकबर है, नहीं होगा, जहांगीर नहीं होगा, औरंगजेब नहीं होगा, सॉरी जहांगीर होगा, शाहजहां नहीं होगा। तो ये आपका आंसर नंबर क्या होगा, डी होगा। जहांगीर के शासनकाल में, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। क्लियर। और ये किया कहाँ था, ये किया था सूरत में। और सूरत में कब किया था, ये किया था 1608 ईस्वी में। कब किया था, 1608 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में वानर सेना और मंजरी सेना का गठन हुआ था। याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 दांडी मार्च से स्टार्ट होती है और 1934 तक चलती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर लिया गया था? ऑप्शन है केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर और द ट्रिब्यूनल। आंसर क्या होगा? आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए अंग्रेजी अखबार में बदल दिया गया था। क्लियर। आंसर क्या होगा? अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है फेमस हमारे ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह का है। किनका है? भगत सिंह का। क्या कहा था उन्होंने? क्रांति की तलवार में धार कैसी आती है? वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर क्या है? महालवारी व्यवस्था थी। यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त नहीं थी। स्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ लगा? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी प्रांत के बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक की भूमि पर स्थायी बंदोबस्त अर्थात जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। क्लियर। चलें, पंजाब में क्या था? महालवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट है चंड प्रद्योग किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो यानी सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है क्या? चंड जो प्रद्योग है वो किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? उड़ीसा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो देखिए क्वेश्चन में क्या रहा? राजवंश और सिक्के जो उनके टाइम में चला हुआ था। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सातवाहन वंश में स्वर्ण सिक्के नहीं चले थे। याद रखिएगा सातवाहन में चांदी, तांबा और सीसा का सिक्का चला था, स्वर्ण का सिक्का नहीं चला था। बाकी कुषाण वंश में जो है आपका स्वर्ण और ताम्र, गुप्त वंश में स्वर्ण और रजत और कलचुरी वंश में स्वर्ण, रजत और ताम्र। आंसर क्या है? आंसर पूछ रहा कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? देखिए मैंने भी बताया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले ये 30+1 हुआ करता था और 3 अब बढ़े हैं, तो अभी वर्तमान में 33+1 है। 33 जो होता है वो अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। टोटल कुल बोल रहा है तो 34, तो आंसर नंबर सी होगा। याद रखेंगे वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 यानी कि 34 है। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस। देखिए विधेयक जब बात करेंगे विधेयक तो टोटल 3 रीडिंग होती है, 3 उसका स्टेज बना हुआ है और उसमें पूछ रहा है आम बहस कब होगा, कौन से स्तर पे होगा? तो याद रखिएगा आम बहस सेकेंड स्टेज में होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। द्वितीय रीडिंग यानी सेकेंड रीडिंग में जो होता है वो किसी भी विधेयक पे आम बहस होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था? तो देखिए आप जनरली अगर फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे तो ये है आपका आर्टिकल 280 में। किस में? आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बात कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य में वित्त आयोग के बारे में बताया है, ये किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा ये है आपका आर्टिकल 243I। क्या होगा? आर्टिकल 243I में जो है वो आपका क्या है? राज्य में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। हालांकि एक और आर्टिकल होगा आपका जो नगर पालिका के, ये तो आपका पंचायत में है। नगर पालिका में भी एक जगह है जहाँ पे राज्य में वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से है, ये सही है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से, ये आपका क्या होगा? गलत होगा। थर्ड है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार ये जो है आपका क्या? ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर। अब राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो लिया गया है आपका आयरलैंड से नहीं लिया गया, बल्कि कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। क्लियर। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। और जब बात करेंगे आयरलैंड का तो याद रखिएगा राज्यसभा में जो 12 लोगों का जो मनोनीत करते हैं, क्या कहते हैं? मनोनीत करते हैं, ये लिया गया है आयरलैंड से। क्लियर। दोनों में डिफरेंस समझिएगा।
राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन साउथ अफ्रीका से लिया गया है, जबकि जो 12 लोगों का जो मनोनीत करते हैं वो लिया गया है आयरलैंड से। क्लियर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है। अच्छा देखिए, जब आप नेट पे डालेंगे वरीयता अनुक्रम मतलब रैंक वाइज, है ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि राष्ट्रपति रैंक 1 में है, फिर उसके बाद कोई और, फिर उसके बाद कोई और, इसी तरह से जो छठा रैंक है, 6th रैंक पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है। तो आंसर क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ऑप्शन नंबर डी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऊपर हायरार्की ऑर्डर में छठे रैंक पे रखा गया है लोकसभा स्पीकर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों की सही अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब क्या होगा, याद रखिएगा, अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। तो हम लोग को पता है राज्यों की किसमें, उच्च सदन का मतलब हो गया आपका, याद रखिएगा, राज्यसभा। उच्च सदन का मतलब क्या हो गया, राज्यसभा होगा, याद रखिएगा। निम्न सदन का मतलब लोकसभा होता है। क्लियर। अब आपको कह रहा है कि अवरोही क्रम घटते क्रम, तो हमको पता है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो उत्तर प्रदेश में होगा। तो याद रखिएगा यूपी में जो है वो टोटल राज्यसभा की संख्या 31 है, जबकि बिहार में 16 है, बिहार में 16 है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में याद रखिएगा महाराष्ट्र में 19 है। कितना है, 19 है, 19। और तमिलनाडु में कितना है, तमिलनाडु में 18 है, तमिलनाडु में 18 है। तो देखिए आपको पहला ही ऑप्शन दिख रहा होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र का 19, तमिलनाडु का 18 और बिहार का 16। चलें आगे, ऑप्शन नंबर ए सही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो याद रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है या हाईकोर्ट का न्यायाधीश के बारे में बात कर रहा है। उच्च न्यायालय का मतलब हाईकोर्ट, हाईकोर्ट का न्यायाधीश किसको देगा, तो याद रखिएगा वो सीधा सीधा देगा राष्ट्रपति को। क्लियर। राज्यपाल को नहीं देगा, याद रखेंगे, राज्यपाल को नहीं बल्कि किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में या लाइव चैट में देंगे। किसको कहा है, किसने जो है आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है किसने कहा है ना। और ऑप्शन में देखिए बहुत अच्छा सा ऑप्शन दिया है, संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के सलाहकार, प्रारूप समिति के अध्यक्ष और प्रारूप समिति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका हमें लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है हुआंगहो, डेन्यूब, नील नदी और मिसिसिपी। तो आंसर क्या होगा, मिसिसिपी नदी होगा, जिसका क्या है मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति बनती है। क्लियर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। फिजी द्वीप अवस्थित है, तो फिजी है कहाँ। ऑप्शन में देख लेते हैं आपको, अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर, अरब सागर। आंसर क्या होगा, प्रशांत महासागर में फिजी है। और फिजी की राजधानी क्या होती है, सुवा। सुवा क्या है, फिजी की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है। याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ, तो ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में। और आपसे पूछ रहा है किसके तट के समीप है, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में है न्यूजीलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड और क्वींसलैंड। आंसर क्या होगा, आंसर होगा क्वींसलैंड। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो क्वींसलैंड तट के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अक्षांशों में से किसे आप हॉर्स कहेंगे, हॉर्स अक्षांश कहेंगे। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, आप इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैंने कई बार बताया है 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्स अक्षांश कहते हैं, क्योंकि यहाँ हवाएं काफ़ी तेज चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल नीनो बनता है, तो अल नीनो के बारे में बात करेंगे। कहाँ बनता है, प्रशांत महासागर में, भूमध्य सागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में। आंसर क्या होगा, प्रशांत महासागर में अल नीनो का फॉर्मेशन होता है। और बात करेंगे अल नीनो क्या है, तो एक तरह का क्या है, गर्म हवा कह लीजिए, है ना। मौसम में जो परिवर्तन है ये एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है। वंस मोर इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। सतकोसिया जो बाघ रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, ये आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। तो देखिए आपका जो आपसे पूछ रहा है किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, तो ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। यहाँ टोटल कितने देश हैं, 54 देश हैं। वैसे जब कंट्री का काउंटिंग करेंगे तो काफ़ी सारा देश हो जाता है, लेकिन जब हम लोग एक क्या कहते हैं मान्यता प्राप्त कंट्री की बात करेंगे तो वो टोटल
अफ्रीका में 54 है। और इस जो क्या है आपके इंडिपेंडेंट है। गुलाम तो अभी भी कई सारे कंट्री हैं, जैसे इंडिया के जस्ट ऊपर नॉर्थ में तिब्बत है, उसको गुलाम बना कर रखा है चाइना ने, है ना। चलें, तो अफ्रीका में 54 कंट्री है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है। कंबे की खाती। देखिए जो कंबे की खाती है बेसिकली यही आंसर होगा। इसको हम लोग कहेंगे खंभात की खाड़ी, ठीक है। और कहाँ है ये आपको पता है, गुजरात के पास है, कई बार आपने मैप में पढ़ा होगा। ये जो है आपका प्रवाल भित्ति से नहीं बना हुआ, बाकी मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप जो है वो प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? मतलब सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, मतलब फॉरेस्ट एरिया कहाँ सबसे ज़्यादा है? आपको पता होगा, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश यानी एमपी जो है वहाँ पे सर्वाधिक जो है एरिया में क्या है आपका, एरिया में फॉरेस्ट फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है एकीकृत ग्रामीण विकास, है ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का जो है प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलें आगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। देखिए जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सरकार का, उसका क्या लक्ष्य है? तो ऑप्शन है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, सही है ना, जो आपके राशन के दुकान में, सरकारी राशन के दुकान में मिलता है। नेक्स्ट है जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, ये भी सही है। और थर्ड है आपका व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने पर रोकना, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? नगरीय क्षेत्रों में का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया में। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है हाशिम समिति, यही जो है आपका ऐसा समिति है जो कि शहर में, नगर में जो है बीपीएल परिवारों को पहचान के लिए गठित की गई थी, ठीक है। और जिसने अपना रिपोर्ट कब दिया था? इसने अपना रिपोर्ट 2012 ईस्वी में दिया था, 2012 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि कपार्ट का संबंध है, तो याद रखिएगा जो कपार्ट है ये वर्ड बेसिकली किसके लिए है? ये वर्ड है आपका ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता एवं मूल्यांकन से रिलेटेड है। अच्छा, जब ये वर्ड लिखा है तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे CAPART, कपार्ट, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। क्या है? काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और ये रिलेटेड किससे है? ये ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता एवं मूल्यांकन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? औद्योगिक वित्त। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? सामाजिक सुरक्षा उपाय, भारतीय निर्माण। ग्रामीण साख जो है नाबार्ड का, और ग्रामीण रोजगार जो है ये है आपका SJSRY। तो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी है, ये जो है सुमेलित नहीं है। SJSRY जो है वो बेसिकली शहरी बेरोजगारियों को रोजगार देने के लिए है, ये ग्रामीण रोजगार के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है? शहरी बेरोजगारी के लिए है। क्लियर। इसका जो फुल फॉर्म होगा SJSRY वो है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। याद रखिएगा रियो जो था वो था आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। क्या था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। और ये कब हुआ था? याद रखेंगे 1992। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं रियो डी जेनेरियो, या सिर्फ रियो भी कहा जाता है। और रियो डी जेनेरियो है कहाँ? ये है आपके ब्राज़ील में। कहाँ है? ब्राज़ील में है रियो शहर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला? ऑप्शन आप देख लेंगे। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी राजकुमार राव को जो है वो 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27वां
चौग्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो सबसे पहले ये समझ लिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सी से हो गया कॉमनवेल्थ, ठीक है। एच हो गया हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ठीक है, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। और ये पूछ रहा है कि कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा ये हुआ है सामोआ में। कहाँ हुआ है? सामोआ में। सामोआ है कहाँ? तो ये रवांडा देश है। कौन सा है? रवांडा एक देश है जहाँ पे सामोआ शहर है। और रवांडा की अगर राजधानी की बात करेंगे, कैपिटल की बात करेंगे, तो कैपिटल क्या होगा? कैपिटल है आपका किगाली। किगाली रवांडा का कैपिटल किगाली। रवांडा में एक शहर है सामोआ, वहीं पर ये 27वां कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? तो समर्थ योजना की शुरुआत कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? कपड़ा मंत्रालय द्वारा समर्थ योजना का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है, त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? कहाँ का? त्रिपुरा का जो है पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ऑप्शन नंबर ए सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको बनाया गया? सौरभ गांगुली को त्रिपुरा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पर्यटन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में किस राज्य द्वारा लेवेंडर महोत्सव? देखिए जो लेवेंडर की खेती है वो होती जम्मू कश्मीर में है, तो लेवेंडर महोत्सव कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका मिस्र। अच्छा, नाइल जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, ये नील नदी को इंग्लिश में नाइल लिखते हैं। तो नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? याद रखिएगा मिस्र को कहा जाता है। क्लियर? चलें। और जब बात करेंगे मिस्र की, तो मिस्र की राजधानी क्या है? देखिए इंग्लिश में कायरो लिखा जाता है, CIARO, हिंदी में लिखा जाता है काहिरा। तो दोनों जानकारी बहुत ज़रूरी है। क्लियर? चलें आगे। किनको मिला है? नरेंद्र मोदी को मिला है ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? तो 23-24 के अनुसार जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है राजस्व घाटा, वो GDP का 2.9% है। कितना है? ऑप्शन नंबर सी 2.9% है। और राजस्व घाटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, FISCL। फिस्कल डेफिसिट कितना है? 2.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है? तो बजट के टाइम की बात कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 क्वेश्चन है बजट का। जो आपका फॉरेन जो आपका भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार है, वो भारत का स्थान जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में 6th है। क्या है? 6ठा है। और ये टाइम टू टाइम बदलता है, लेकिन जिस टाइम बजट की बात हो रही थी उस समय अगर बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 6th पोजीशन था विदेशी मुद्रा भंडार का भारत में। नेक्स्ट है, उपग्रह EOS-07 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो याद रखेंगे ये किया गया था SSLV-D2 के द्वारा, है ना। यहाँ पर SSLV का फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या कहते हैं SSLV को? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। क्लियर? और ये EOS-7 को जो है प्रक्षेपित किया था इसी विमान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ा जाति, है ना, EBC के बारे में बात कर रहा है, का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो आंसर क्या होगा? 36.01%, बी नंबर है। ये है आपका EBC, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस। क्लियर? आंसर क्या है? 36.01%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? फॉर्ब्स की सूची अरबपतियों की सूची होती है, और इसमें जो है आपका मुकेश अंबानी जो है वो है 9वें रैंक पे। किसने रैंक पे है? 9वें रैंक पे है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो फर्स्ट रैंक पे है बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली। कौन है? बर्नार्ड आर्लो एंड फैमिली। अच्छा, सेकेंड नंबर पे कौन है? एलन मस्क है। याद रखिएगा कौन है? एलन मस्क जो है इस फॉर्ब्स के 100 लिस्ट में सेकंड नंबर पे है। जब हम बात करेंगे थर्ड नंबर पे कौन है, तो याद रखिएगा थर्ड नंबर पे है जेफ बेजोस। ठीक है, अमेजन के जो ऑनर हैं। और भारत में जब मुकेश अंबानी का नाम आया है तो हम लोगों को गौतम अडानी के बारे में भी जानना होगा। याद रखिएगा अडानी, लिख लीजिए ना हो तो कहीं। अडानी का रैंक 24 है फॉर्ब्स के अरबपति 2023 के सूची में। अडानी 24 पे और मुकेश अंबानी कहाँ है? 9वें पोजीशन पे है।
जेफ बेजोस थर्ड हैं, सेकंड पे एलन मस्क है और फर्स्ट पे बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोंकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए कोंकण जो सैन्य अभ्यास है वो कहाँ किया गया है, वो किया गया है अरब सागर में। आपको पता भी होगा कि जो कोंकण जो आपका कॉस्ट है वो कहाँ है, अरब सागर की ओर है। और बेसिकली ये कोंकण जो सैन्य अभ्यास है ये होता किसके किसके बीच में है, तो याद रखिएगा ये एक नेवल है, ठीक है, नेवल यानी कि नेवी का है। होता किसके इसके बीच में है, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में होता है, सॉरी भारत और ब्रिटेन के बीच में, आई लिख देता हूँ, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में होता है कोंकण सैन्य अभ्यास। और कहाँ हुआ है, अरब सागर में हुआ है। नेक्स्ट है, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में से कौन सी है? सबसे पहले जानिए कि अंतर्वाही का मतलब होता है इनलैंड ड्रेनेज। क्या बोलेंगे, इनलैंड ड्रेनेज बोलेंगे, ठीक है। और इनलैंड ड्रेनेज क्या होता है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसा नदी जो कि ज़मीन से ही निकली और ज़मीन में ही मिल गई, ऐसा समझिए। बारिश होता है उसका एक पाथ बना हुआ है, वो वहीं से निकली और वहीं पे ख़त्म हो गई, मतलब कि ये जो है समुद्र में जाकर अपने आप को नहीं, जो सारा का सारा रिवर फ्लो होता है वो जनरली समुद्र में जाकर गिरता है, चाहे वो अरब सागर में गिरे या बंगाल की खाड़ी में मिले। लेकिन ये एक ऐसा नदी है जो कि इनलैंड ड्रेनेज है, यानी कि ज़मीनी स्तर पे ही बहती है, कहीं समुद्र में मिल नहीं पाती है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, लूनी नदी, जो कि आपका एक अंतर्वाही नदी है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो याद रखिएगा अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। किससे रिलेटेड है? जो नदी जोड़ो परियोजना है इससे रिलेटेड है आपका अमृत क्रांति। और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2002 में। किससे हुई थी? 2002 में जो है स्टार्टिंग हुई थी अमृत क्रांति। क्लियर। अब बात कर लें फल उत्पादन, याद रखिएगा इसको हम लोग सुनहरी क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनहरी क्रांति कहते हैं। फिर हम बात कर लें मसाला का, तो याद रखिएगा इसको बादामी क्रांति कहा जाता है। और जब बात करें बागवानी का तो इसको हम लोग स्वर्ण क्रांति कहते हैं। क्लियर, ये ध्यान में रखेंगे, बागवानी स्वर्ण क्रांति है, मसाला को बादामी क्रांति कहेंगे, फल उत्पादन सुनहरी क्रांति है, और अमृत क्रांति का सीधा सीधा संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यही पीडीएस के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार द्वारा, सही है। ऑप्शन बी केंद्र सरकार द्वारा, सही है। तो आंसर सी होगा, ए और बी दोनों द्वारा। नेक्स्ट है, अब हम लोग साइंस के 25 क्वेश्चन को देख लेते हैं। चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? तो देखिए आप 100% बात कर रहा है कि चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच में जो है चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका क्या होगा, जब दो चुंबक को आपस में रखेंगे एक दूसरे के आमने सामने तो उनका प्लेस, स्थान क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होता है स्थान का परिवर्तन, इसका आंसर सही होगा। आकार में परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होंगे तो जगह बदल जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत इंसुलेटर का क्या गुण है? तो इंसुलेटर क्या होता है? बिजली को संचालन नहीं करने दे, रोकने का काम करे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिजली का संचालन न करने देना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो देखिए एंगस्ट्रम 10⁻, ये इसका सिंबल है, 10⁻⁻10 लिखते हैं। मीटर तो खैर मीटर ही है, मिलीमीटर हो गया 10⁻3। फर्मी जो है वो सबसे छोटा होगा, 10⁻15 को हम क्या कहते हैं? फर्मी कहते हैं। क्लियर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका वक्रीय गति का एक उदाहरण है। वक्रीय गति का मतलब हो गया आपका सर्विलीनियर, ठीक है, या कर्विलीनियर मोशन कहते हैं इसको। कर्व का मतलब हो गया सर्कुलर, है ना। इसका एक उदाहरण है, ऑप्शन में देखिए आपका क्या है? चरखा, है ना, एक पेंडुलम की गति, भाला फेंकना, और एक पेड़ का गिरने वाला। तो ये देखिए ये जो आपका वक्रीय गति है वो इस तरह का हो गया। तो आप देखेंगे चरखा तो ये ऐसे घूमता है ना, और ऐसे एक आप भाला फेंके और भाला ऐसे आके गिरा, तो आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। ठीक है, वक्र का मतलब वही हो गया। और जब हम बात करेंगे चरखा के बारे में तो याद रखिएगा इसको हम लोग वृत्तीय गति कहेंगे। कौन सा गति? सर्कुलर मोशन कहेंगे। और यहाँ देखिए कर्विलीनियर है, कर्व का मतलब ऐसे टेढ़ा होना। तो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी होगा, भाला फेंकना होगा। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु या द्रव की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है?
आपको वस्तु भी बोल रहा है, द्रव भी बोल रहा है, तो देखिए टेकोमीटर जो होता है वायुयान या मोटर का गति बताता है, तो आंसर ये भी सही है। रडार जो है वो दूर से आने वाली कोई के बारे में भी बताता है गति, वो भी सही है। स्पीडोमीटर भी क्या करता है, गतिमान वाहन के बारे में बताता है, ये भी सही है। और वेंचुरीमीटर क्या बताता है, किसी द्रव के प्रवाह की गति को बताता है, ये द्रव के प्रवाह की। तो वस्तु और द्रव दोनों के बारे में दिया है, तो मेरे हिसाब से चारों आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 चारों सही है। वापस से मैं बता दूं, जो टैकोमीटर है वो वायुयान और मोटर नावों के गति को बताता है। रडार भी इसी तरह की चीज़ों को बताता है। स्पीडोमीटर बाइक की गति को बताएगा, आप बाइक और कार में देख सकते हैं। वेंचुरीमीटर क्या होता है, किसी द्रव के प्रवाह के बारे में बताता है। तो आंसर चारों सही होगा। नेक्स्ट है, न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट का मान कितना है। देखिए, जब हम बात करेंगे न्यूनतम संभव डिग्री सेल्सियस का, तो वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, माइनस में होता है। अच्छा, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का क्या फॉर्मूला था, तो याद रखिएगा, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का था फ़ारेनहाइट -32 × 5/9। और आपको पता है सबसे मिनिमम क्या होगा, -273 डिग्री सेल्सियस होगा। जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो एफ़ का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा, 459। लेकिन इस वाले रूल को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आराम से किसी कॉपी पे रख के, ठीक है, ताकि आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। आंसर नंबर क्या होगा, डी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति और समयावधि के बीच में कैसा संबंध है। तो याद रखिएगा, आवृत्ति और समयावधि को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो आवृत्ति होता है, यहाँ पे v दिया है तो v लिख लेते हैं, वो समयावधि का उल्टा होता है। क्लियर, इनवर्स होता है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सीधा सीधा ऐसे समझिए कि फ्रीक्वेंसी = 1/टाइम होता है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग कितना % होता है। तो याद रखिएगा, ये होता है लगभग 7 to 8%। कितना होता है, 7 से 8% होता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलता है। तो इसका जवाब आप लोग को पता होगा। जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। और पृथ्वी पे जो होता है वो वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता है। तो इस पोजीशन पे हम जनरली रहते हैं, तो हमारे जो शरीर के अंदर का जो दाब है वो बाहरी दाब के बराबर होता है। और यहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाने के कारण शरीर का दाब ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से ब्लड जो होता है नाक या मुँह से बाहर आने लग जाता है। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक हो जाता है, इसी वजह से ब्लड बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोड्यूलेटेड रूट्स होता है। नोड्यूलेटेड रूट्स कहाँ होगा, याद रखिएगा, ये रूट्स बेसिकली कहाँ होगा, दलहनी में होगा, दाल कह लीजिए आप, है ना, जहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा दाल है आपका, बी ए जो है वो क्या है, मटर जो है वो दाल है, जिसको लेगुमिनस प्लांट भी कहते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्या है, तेलचट्टे के पास क्या होता है। ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको, पैर हाथ के बारे में कुछ संख्या दे रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे आपका 2 जोड़ी पैर, 3 जोड़ी पैर, 4 जोड़ी पैर और 3 जोड़ी पैर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन में देखेंगे तो हमको पता है 3 जोड़ी पैर होता है, 3 दूनी 6, दोनों मिलाकर, जोड़े का मतलब 2। जब पंख की बात करेंगे तो 2 ही पंख होता है, 4 पंख नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही होगा। कॉकरोच के पास 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़े पंख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है, निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है। देखिए, गेंद का पीछा करने का मतलब होता है पैर का यूज करना। और ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, टीबिया, टार्सल, फीमर और मेटाटार्सल, ये आपका क्या है, ये आपका जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है वो क्या कर रहा है, आपका योगदान दे रहा है। और ये बेसिकली जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ऊपर से नीचे है ना, जो टीबिया है, फिर टार्सल है, फिर फीमर है, फिर मेटाटार्सल है। ये सारा का सारा क्या है, इसमें से 2 तो टार्सल और मेटाटार्सल क्या है, पैर का पंजा का है। फीमर थाई हो गया और ये घुटने से नीचे हो गया। ये चारों क्या है आपका योगदान दे रहा है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो होता है वो केंद्रक है। केंद्र पूछ रहा है, नियंत्रक केंद्र, तो आपका क्या है, केंद्रक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल नहीं है। कोशिका कौन सा पूछ रहा है, नहीं है। तो जो वायरस होता है वो आपका सेल नहीं है, वायरस यानी कि विषाणु। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, एक सेल नहीं है।
नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है एडवर्ड जेनर ने विकास किया था, तो एडवर्ड जेनर ने टीका का, किसका कौन से टीका का? चेचक के टीका का विकास किया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका। नेक्स्ट, हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो हार्मोन आपको पता है किसको कहते हैं, है ना? हमारे शरीर से निकलने वाला एक लिक्विड पदार्थ है, उसको हम लोग कहते हैं हार्मोन, जो अलग अलग चीज़ों के लिए एक एंजाइम के रूप में काम करता है। तो इसका यूज़ सबसे पहले किसने किया था? बॉयलर और स्टाइलिन ने। किसने किया था? बॉयलर और स्टाइलिन ने सबसे पहले हार्मोन का वर्ड का यूज़ किया था। नेक्स्ट है, किसी जीव की अनुवांशिक संरचना कहलाती है। तो देखिए, जो अनुवांशिक संरचना है इसको हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहेंगे? जीनोटाइप कहेंगे। किसी जीव की अनुवांशिक संरचना को जीन से जीनोटाइप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है। तो रक्त के माध्यम से किसके द्वारा जो है मुख्य रूप से ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है? वो है आपका एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा। किसके द्वारा? एरिथ्रोसाइट्स, जिसे लाल रक्त कोशिका भी कहते हैं, आरबीसी कहते हैं इसको, है ना, के माध्यम से ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यदि तांबे को हवा में खोलकर रखा जाए और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी परत खो देता है और एक हरा रंग का कोटिंग प्राप्त करता है, जिसको क्या कहते हैं? ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। जो हरा रंग का कोटिंग प्राप्त करता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉपर कार्बाइड कह लीजिए, CuCO3 कहते हैं इसको। क्लियर? चलें आगे। कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 का मतलब कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम क्या है? याद रखिएगा, ध्वनि का वेग डेंसिटी के साथ साथ ऑलमोस्ट बढ़ता चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे पहले, कार्बन, जलवाष्प, एल्युमिनियम, आयरन। ये ऐसे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा होगा, कार्बन, जलवाष्प, पहले आयरन फिर एल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ है? एल्युमिनियम में। किसका वेग है? ध्वनि का वेग है। आयरन से भी ज़्यादा किस में है? एल्युमिनियम में है। ये ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एयर, फिर जलवाष्प, फिर आयरन, फिर एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? अम्लीय का मतलब क्या हो गया? एसिडिक हो गया। तो एसिडिक में देखिए आपका सिरका, ये आपका एसिडिक है। और फॉर्मिक होता है, फॉर्मिक एसिड होता है चींटी का डंक। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर? चींटी का डंक फॉर्मिक एसिड और सिरका आपका एसिटिक एसिड, दोनों मिलाकर क्या है? एसिड का आपका ग्रुप है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपने मूल अवस्था में मौजूद होती है? मूल अवस्था का मतलब ओरिजिनल अवस्था में, जैसा हम लोग को अब सामने मिलता है, प्योरिफिकेशन के बाद आउटपुट ना मिले बल्कि सीधा सीधा मिल जाए, ऐसा कौन सा धातु है? तो ऐसा है बेसिकली सोना और चांदी। Au का मतलब सोना और Ag का मतलब चांदी। और Ag का जो एटॉमिक नंबर है वो 47 है और Au का जो एटॉमिक नंबर है वो 79 है। क्लियर? चलें आगे। ये दोनों ऐसा है जो प्रकृति में क्या है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है? तो आंसर सेकंड और 4 किस में है? आंसर सेकंड और 4 ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो विद्युत धनात्मक तत्व बेसिकली क्या होता है? आपका मेटल होगा। और ऋणात्मक क्या होगा? नॉन मेटल्स होगा। और विद्युत धनात्मक तत्व जो है आपको देखेंगे फ्लोरीन, फ्रांसियम, सीजियम और ऑस्मियम। तो आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन होगा फ्रांसियम। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 87 है। क्लियर? चलें आगे। और धनात्मक एलिमेंट याद रखिएगा, ऊपर से नीचे आने पर मेटल का जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ता है। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए आप जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें लेफ्ट साइड से सबसे नीचा तत्व आपका कौन सा नज़र आएगा? फ्रांसियम नज़र आएगा। आंसर क्या है? फ्रांसियम सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व है। नेक्स्ट है, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो याद रखिएगा, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टीन ने दिया था। क्लियर? किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन ने दिया था। वेरी गुड। ऊन देने वाले जंतुओं का समूह कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, भेड़, बकरी, ऊँट और याक। ये आपका क्या है? ऊन देने वाले जंतुओं का समूह है। क्या क्या है? भेड़, बकरी, ऊँट और याक। शेर यहाँ भी है, नहीं ले सकते। भैंस भी नहीं ले सकते, बिल्ली भी नहीं ले सकते। क्लियर? तो आंसर नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, यदि 25 आदमी 225 मीटर लंबी दीवार को 30 दिनों में बना सकते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है M1D1H1/W1 = M2D2H2/W2। ठीक है? पहला बोल रहा है 25 आदमी, कितना काम? याद रखिए, काम नीचे होगा। 225 मीटर तो नीचे आ गया। 30 दिनों बना सकते हैं 30। यहाँ M यानी मैन, D का मतलब डे, H का मतलब आवर और W का मतलब वर्क, कितना काम किया।
तो 25 आदमी को 30 दिन लग रहा है कितना दीवार बनाने में? 225 मीटर। 225 मीटर है ना, 5 है ये। और आपसे पूछ रहा है कि कितने अतिरिक्त आदमी, यानी कितना आदमी लगेगा, पहले ये जान लेते हैं। 450 मीटर यानी कि नीचे 450 कर ले रहे हैं 25 दिन में बनाने के लिए। तो देखिए 25 कैंसिल, ये इसको 2 टाइम में कट करेगा। एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 30 दूनी 60 आ गया। पहले से आपके पास 25 आदमी थे और हम 35 आदमी लगाएंगे, है ना। 60 माइनस 25 अगर कर लें तो हमारे पास क्या आएगा? 35 आएगा। यानी और अगर हम 35 आदमी को लगा दें तो हमारा टोटल काम क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, आई होप सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। रिवीजन सेट के बाद ये हमारा अगला सेट आया। आई होप सो आप लोगों को मज़ा आया हो। ऑल ऑफ यू थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।